हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे साइंस जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। 500 क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो हर एक एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज की थी, हरियाणा जीके किया था, आप वो भी देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? ये होता है पायरुविक अम्ल का। पायरुविक अम्ल का। और क्रेब्स चक्कर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। क्रेब्स चक्कर होता है एक वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था। वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था होती है, और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पर? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इस क्रिया में ग्लूकोज का अंत, जो ग्लूकोज होता है उसका अंत पदार्थ पायरुविक अम्ल, जो ये है पायरुविक अम्ल, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। यह जो अम्ल है पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और यह क्रिया कई चरणों में होती है, और यह चक्र के रूप में कार्य करती है। तो शायद क्रेब्स का आपको पता लग गया होगा और पायरुविक अम्ल का पता लग गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्रेब्स चक्कर एक श्वसन की दूसरी अवस्था होती है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इस क्रिया में ग्लूकोज का जो अंत है वो पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से, जो ये अम्ल है पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और यह क्रिया कई चरणों में होती है। यह एक चक्र के रूप में कार्य करती है। तो शायद दोनों चीजें आपको पता लग गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है। जो ये पेप्सिन होता है ये क्या होता है फ्रेंड्स? इसका भी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जब मदद करता है। यह एक एंजाइम होता है फ्रेंड्स, तो मैं अभी बता रही हूँ। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जब पाचन तंत्र, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता। तो पर्याप्त जो एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, उसका जो हमारा शरीर है वो निर्माण नहीं कर पाता। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसके पेप्सिनोजेन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। तो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मुख्य कोशिकाओं के द्वारा यह रिलीज किया जाता है, और जो भोजन में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। जो भोजन में प्रोटीन होता है ना, उसको पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ये पेप्सिन एक तरह से एंजाइम होता है। जब हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती, एंजाइम नहीं बना पाती भोजन को पचाने के लिए, तो ये पेप्सिन है, ये मुख्य कोशिकाओं के द्वारा रिलीज करके हमारे जो भोजन में प्रोटीन होता है उसको पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। जो पाचन क्रिया में प्रोटीन है अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो मानव शरीर में क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में किसको? कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो वो अंग कौन सा है? तो वो अंग है हमारा यकृत, यानी हमारा लीवर। लीवर ही ऐसा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन को के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो है यकृत है मानव शरीर
शरीर में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो करता है ग्लाइकोजन रूप में। तो आपको पूरा याद रखना है, यकृत और मांसपेशियां अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से अंग हैं दो जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियां संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं फ्रेंड्स। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये जो एक्स है ये क्या होता है? अमाशय में, जो अमाशय है उसमें अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। तो भोजन को पचाने में सहायक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है होता है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की सबसे खास आवश्यकता होती है। जो मैंने अभी बताया आपको, पेट में भोजन पचाने के लिए पेप्सिन एक ऐसी क्या होती है? एंजाइम होता है जो मुख्य कोशिकाओं के द्वारा रिलीज होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। जब हमारा शरीर एंजाइम नहीं बना पाता भोजन को पचाने के लिए, तो ये पेप्सिन है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदले देता है। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न पैदा होता है? पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह यकृत और लीवर के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। तो पित्त जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में पित्त जमा होता है। कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय क्या? पित्ताशय में पित्त जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर उत्पन्न होती है आरबीसी? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। इस किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यानी कहाँ पर जाकर आरबीसी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं प्लीहा में। कहाँ पर? प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, जो मैंने अभी यहाँ भी बताया था आपको। उत्पन्न होती है या उत्पादन होता है, ये सब एक ही चीज है। तो अस्थि मज्जा में। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 120 दिन होता है। इससे पहले मैं कुछ वीडियो साइंस की करवा चुकी हूँ, उसमें भी ये रिपीट हुआ है, लेकिन उसमें आरबीसी के बारे में भी मैंने बिल्कुल अच्छे से बता के डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बता रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन ले जाना, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ये शायद आपको पता होगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य पंपिंग स्टेज की तरह कार्य करता है। ठीक है, मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेज की तरह है। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो होता है 120 mm से 80 mm के बीच में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23। किसकी सहायता द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो किसकी सहायता द्वारा ऑक्सीजन? लोहित कोशिकाओं की सहायता से ऑक्सीजन ले जाई जाती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो
प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो सबसे पहले कौन प्रक्रिया प्रारंभ करता है? WBC या श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये रोकती है पदार्थ को मानव शरीर में जाने से। आगे चलते हैं, श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। ठीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की इसमें क्षमता होती है, तो WBC कार्य करता है। मानव के श्वेत रक्त कण यानी WBC का व्यास कितना होता है? तो WBC का व्यास होता है 007 mm, 007 mm होता है इसका व्यास। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम की, यूरोक्रोम। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवधु ग्रंथि। क्या? अवधु ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। जो स्तनधारी हैं किस में यूरिन बनाते हैं? तो स्तनधारी हमेशा यकृत और लीवर में यूरिन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वो है केसरुक रज्जु में। कहाँ? केसरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़े तंत्रिका निकलती हैं? तो कितने जोड़े तंत्रिका निकलती हैं मेरुदंड से? मेरुदंड से 31 जोड़े तंत्रिका निकलती है। जो मेरुदंड है फ्रेंड्स, ये आपको बता देती हूँ मैं, ये होती है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे शरीर के, जो हमारे सिर के पिछले हिस्से से स्टार्ट होकर कहाँ तक, गुदा तक जाती है। तो ये है हमारे पूरी बॉडी को बैलेंस रखता है मेरुदंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसमें 31 जोड़े होते हैं। ठीक है, आगे किसके जोड़े होते हैं? तंत्रिका किसके जोड़े होते हैं? जोड़े 31 तंत्रिका जोड़े होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं फ्रेंड्स? वो होते हैं 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। मानव शरीर पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में। जो मानव शरीर का जो पाचन है सबसे ज्यादा वह छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे में, जो तलवा होता है पैर का, उसमें सबसे ज्यादा मोटी त्वचा होती है। 35 क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े जो है सबसे बड़े अंग हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है। क्या है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। क्या? मेलानिन है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। कैंड्रा जोड़ा है किसका? कैंड्रा है पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। जो कैंड्रा है पेशियों को हड्डी से यानी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कैंड्रा एक रेशेदार संयोजी तत्व है जो एक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कैंड्रा एक रेशेदार संयोजी तत्व है। कैसा? रेशेदार संयोजी तत्व जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो वह अधिवक्र। क्या? अधिवृक्क ग्रंथि है मानव शरीर में, शरीर की उत्तेजना से संबंधित अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 39, आदमी के कंठ के किस भाग को अवट्टु ऊर्ध्व कहा जाता है? ठीक है, इसको बोलते हैं एडमस एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, थायराइड उपास्थि। क्या? थायराइड उपास्थि है आदमी के कंठ के थायराइड उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यह होता है 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का जो है वजन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
41 मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऊरू अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी? ऊरू अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं फ्रेंड्स। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो कोशिकाओं में तरल के कारण, मुख्यतः कोशिकाओं में तरल के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका है। 43 पर चलते हैं फ्रेंड्स। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो परंपरागत कैमरा होता है हमारी आंख, तो यह है फिल्म से, फिल्म भाग से तुलना की गई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 44 रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में तत्व, कौन सा तत्व है ये हमारा? तो Ca, ठीक है, Ca की मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 45 मनुष्य में सामान्य नीरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। ठीक है, मनुष्य में 80 से 100 mg, ठीक है, 80 से 100 mg। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हृदय वंचित है, ऐच्छिक पेशी से हृदय वंचित है, ऐच्छिक पेशी से हृदय वंचित है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 तथा जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन। क्या कहते हैं? वायु श्वसन। आगे चलते हैं 48 क्वेश्चन पर। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा, इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। और जो यह है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो यह होता है बीटा कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो हमारा जो है दल तवलक जो है सबसे ज्यादा कठोर होता है, जो हमारे दांत हैं सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। ये हमारे कुछ 50 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 कल करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। कल मिलते हैं, तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।